हेलो दोस्तों, तो आपके फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स की बात करते हैं। बहुत सिंपल सा एजेंडा है हमारा यहाँ पे। हम जितनी भी हो सके आपसे आर्टिकल्स डेली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं सो दैट उन आर्टिकल्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे आपका एक तो एनालिसिस बेटर हो जाएगा। एनालिसिस बेटर होने से क्या होता है कि डेफिनेटली जो आपके मेंस के आंसर हैं वो बहुत ही अच्छे होने लग जाते हैं। दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन दैट एंड ऑल्सो वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि किस तरह से आप आंसर्स को बेटर कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द एनालिसिस। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे जैसे इन चीज़ों को आप समझते जाओगे आपके जो इंटरव्यू में एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए भी आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर करते हो ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, सो इन चीज़ों को फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एनालिसिस डेफिनेटली यहाँ डिस्कस किया जाए ना। हाँ, अगर आपको कंसेप्ट्स की बात करनी है, कॉन्सेप्ट जो है हम प्रीक्योर में डिस्कस कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। यूएस, चाइना एंड इंडिया, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, वेरी गुड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि यहाँ जो टर्मिनोलॉजीज यूज्ड है वो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो एंड आई टेल यू हाउ कैन यू मेक योर आंसर बेटर। नेक्स्ट, बहुत रिसेंटली न्यूज़ में रहा है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हुई है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना और बहुत ही ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। तो क्या ये हर्ड इम्यूनिटी की शुरुआत है? इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और क्या इंडिया इज़ रीचिंग या रादर दिल्ली इज़ रीचिंग द स्टेज ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट, LAC की हम जब भी बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, इन टर्म्स ऑफ वट एवर वॉज दैट हैज हैपेंड और द प्रोबेबल फ्यूचर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो ट्रूप्स को मेंटेन करनी पड़ती है, ट्रूप्स को फेस करनी पड़ती है, उसकी भी हम बात करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आपको इशूज पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशूज। नेक्स्ट इशू है, देयर इज अ आर्टिकल विच सेज इंडिया में अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू अग्री विद इट और नॉट, ठीक है, आपको ये पॉइंट्स याद रखने इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी आप क्रिटिसिज्म लिखोगे इस चीज़ का वहाँ पे आप डेफिनेटली इनको कोट कर सकते हो। नेक्स्ट, रिसेंटली हमेशा कहा जा रहा है कि इंडिया में NPAs राइज करेंगे, तो यहाँ पे इसके बारे में वील बी डिस्कसिंग सर्टन पॉइंट्स कि हाउ डू यू नो दैट, राइट। सो किस तरह से और कौन इस बारे में कह रहा है इसके बारे में वील बी डिस्कसिंग। नेक्स्ट, रिसेंटली स्पाईवेयर, स्टॉकरवेयर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, व्हाई आर दे बीइंग इंक्रीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक, इसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट, हम मास मिशन को बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देख रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल UAE का मास मिशन की बात हमने की है, इंडिया के मास मिशन के बारे में आपको पता है, लेकिन इन मिशंस का एक ड्रॉबैक क्या है, इनसे इंटरप्लैनेटरी कंटामिनेशन हो सकता है। ठीक है, क्या होता है ये इंटरप्लैनेटरी कंटामिनेशन और क्या इस बारे में अभी तक कोई स्टेप्स लिए गए हैं, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर बहुत ही डिटेल में वी हैव डिस्कस्ड। राजस्थान गवर्नमेंट क्राइसिस जो है सर ने आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, सो आई होप यू सीन दोज वीडियोज, इफ नॉट आई विल आल्सो गिव यू द लिंक्स। नाउ देयर 2 टॉपिक्स जो आपके रिमेनिंग है दैट आई विल डिस्कस टुमारो। थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन चाहिए इस पे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, इसके बारे में देयर विल बी एन एनालिटिकल डिस्कशन। ऑल्सो गवर्नर की डिस्क्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, तो इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि इन दोनों टॉपिक्स पे ही कल एम्फेसिस दिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, अगर हम न्यूज़ की शुरुआत करें तो अभी तक अगर आपने कोई भी न्यूज़ आर्टिकल्स देखे हैं तो हमेशा हमारी परसेप्शंस रही है ना कि हो सकता है दिस इज व्हाई US has taken so and so step or maybe China has taken so and so step, लेकिन US सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने ऑफिशियली कुछ कमेंट किया है ऑन द चाइनीज पोजीशन। पहली उन्होंने बात की है कि जो US engagement with China थी from nearly 5 decades, it has come to an end. When it says that it comes to an end, it means कि we'll have to start from the beginning. तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि now they don't have any engagements as of now. Secondly, वो क्या कह रहे हैं, US formally recognize कर रहा है कि China is a challenge for US, right? And US says that US cannot address this Chinese challenge alone, and US has called for a collective एक्शन। और बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि US wants to talk about a new grouping of like-minded nations. When I say ना like-minded nations, it means कि बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, ऐसे nations जिनकी जो पॉलिटी है वो एक तरह की है, यानी कि स्पेसिफिकली ये डेमोक्रेसीज की अलायंस की बात कर रहा है। तो अब क्योंकि ये चीज़ ऑफिशियल हो गई है, इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू पुट देम इन द आंसर्स कि US इटसेल्फ रिकग्नाइजेस चाइना एज अ चैलेंज और अभी तक की उनकी एंगेजमेंट को एज डेड मान लिया गया है एंड US हैज कॉल्ड फॉर अलायंसेस। अब आपके स्टेटमेंट लिखने के तरीके डेफिनेटली बदल जाएंगे। ठीक है, अब देखो
बहुत सिंपल सी बात है कि अमेरिका की अगर हम बात करें, आर्टिकल कहता है कि अमेरिका अपने पूरे रिलेशनशिप को रीडिज़ाइन कर रहा है चाइना के साथ। अमेरिका कह रहा है पहले तो सिर्फ पॉलिटिकल सेंटिमेंट था, अब इंस्टीट्यूशनल सेंटिमेंट भी हो गया है। डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है ना, ये ऑफिशियल ऑफिसेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, इनको इंस्टीट्यूशंस से रेफर किया जा रहा है कि सिर्फ आम जो पॉलिटिक्स की सोच थी कि चाइना के अगेंस्ट, या मान लीजिए कि चाइना को एज चैलेंज बोलना, अब एज एन इंस्टीट्यूशन भी ऑफिशियली उन्हें एज चैलेंज रिकग्नाइज कर दिया गया है, जो कि अमेरिका का इस समय पॉइंट है। अमेरिका जितना भी बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप है चाइना से, उसे रीअरेंज करना चाहता है। अगर आप नोटिस करोगे, आपने पढ़ा है इकोनॉमी में, चाइना का भी बहुत इन्वेस्टमेंट है यूएस में, तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्रोसेस को रीअरेंज किए जाने की बात है। किस तरह, इस पे देयर हैव नॉट बीन आर्टिकल्स, ये हम इवेंचुअली देखेंगे। सेकेंडली कि बीजिंग जो एक्सपैंड करना चाह रहा है अपनी बात, मान लीजिए कि LAC में अगर अंदर आने की कोशिश है, या हमने भूटान के साथ जो कल हमने देखा कि एक पैकेज डील की बात हो रही है, मैंने प्रीकर में भी आपको बताया था, तो कहीं ना कहीं बीजिंग अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, तो इस एक्सपेंशन के अगेंस्ट भी यूएस जाना चाहता है। इसीलिए वो कह रहा है कि हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज में जाना चाहिए। और अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया जो है डेफिनेटली अग्री करता है, लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम कोalition ऑफ डेमोक्रेसीज की बात करेंगे। अब ना एक सिंपल सी चीज़ समझो, सिंपल सी बात है, कोई डिफरेंट हमने चीज़ तो नहीं पढ़ी। अब मान लो मुझे अपने आंसर को बेटर करना है। याद है हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था कि इंडिया कह रहा है कि मैं एग्जैक्ट नाम वाली स्ट्रैटेजी नहीं रखूंगा, कि आई विल नॉट ज्वाइन एनी ब्लॉक, येस बट देयर बी अलायंसेस। अब मान लो कि मैंने पॉइंट लिख दिया नाम से अलायंसेस, ठीक है। आपको नहीं लगता मैं अलायंसेस को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं कि कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या मैं इसको थोड़ा साफ लिख देती हूँ, इट विल मेक मोर सेंस। मान लो कि मैं पॉइंट लिख रही हूँ कि मैं नाम से अलायंसेस के साथ जाना चाहती हूँ ना। मान लो आप लिख रहे हो इंडिया की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये है। अब मान लो मैं इस पॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। पहले पॉइंट्स में मैं लिख दूँ कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज and rest of India, rest of the world, और you can always mention certain countries जो exactly democracies नहीं है। आपको नहीं लगता आपका पॉइंट कितना बेटर हो गया, राइट? कि पहले तो आपने बोला कि नाम से अलायंसेस की तरफ जाएंगे, किस तरह की अलायंसेस, अब आपने वो भी क्लियर कर दिया, और कहीं ना कहीं इस पूरे दो पॉइंट से आपने पूरे वर्ल्ड को मेजॉरिटी कवर कर दिया। तो आप देख रहे हो कि आंसर को एनहांस करना भी इन्हीं आर्टिकल्स के हो सकता है। तो कभी ना जो आप नोट्स बना रहे हो उनमें ये सभी शब्द यूज करो, यही कुछ 100-200 शब्द आप देखोगे, यू विल बी एबल टू रीअरेंज इन दी आंसर्स, ठीक है। क्योंकि बेसिक इश्यूज हमेशा सेम होते हैं IR में। मान लो कि आपसे पूछ लिया जाए इंडिया चाइना के अगेंस्ट क्या करेगा, या इंडिया किसी भी और कंट्री मान लीजिए, या कोई साउथ ईस्ट एशिया के अगेंस्ट, या फिर एनी अदर कंट्री, ठीक है। मैं तो एग्जांपल की बात कर रही हूँ। यू कैन ऑलवेज गिव दिस पॉइंट। तो कुछ स्टैंडर्ड से पॉइंट्स हैं जो कि हमें मिस नहीं करना। यू नो आपने अपने आंसर का लेवल यहाँ बढ़ा दिया, इसी पे तो हमें काम करना है, राइट? सो वील कीप ऑन डिस्कसिंग कि इन आर्टिकल से आप क्या सीख सकते हो, हाउ कैन यू मेक योर आंसर्स बेटर, ठीक है। चलो अब हर्ड इम्यूनिटी की बात है, ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल बिकम इम्यून। अब इम्यून कैसे? देखो कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है ना, कॉन्टैक्ट्स है ना, एंड अदर थिंग्स इज वेल। अब मान लो कि मैं हूँ और मेरे को ऑलरेडी कोरोना हो गया था। नाउ द मोमेंट द वायरस गेट्स इनटू योर बॉडी, हमने कई बार डिस्कस किया इसको, कि योर बॉडी स्टार्ट्स मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, है ना, और उन्हीं एंटीबॉडीज की टेस्टिंग हो रही है सब जगह, राइट? ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो व्हाट हैपेंस इज कि जब भी आपकी बॉडी में कोई वायरस जाता है या कोई भी ऐसे फॉरेन ऑर्गेनिज्म होता है, तो बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उसके अगेंस्ट। ये एंटीबॉडी क्या होती है? जो आपको इस तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। नाउ जब कोरोना की टेस्टिंग होती है तो उन एंटीबॉडीज को ही टेस्ट किया जाता है कि अगर आपकी बॉडी ने कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया, इसका मतलब है आप कोरोना से अफेक्टेड हो। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोरोना है ही नहीं, राइट, बिल्कुल भी, तो क्या होगा? एंटीबॉडी बॉडी बनाएगी क्यों, राइट? वैक्सीन्स का भी यही बेसिक एजेंडा होता है। वैक्सीन में क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल पोलियो की वैक्सीन बनाते हैं, सो एक एनुएटेड पोलियो वायरस आपकी बॉडी में डाल देते हैं ना। एनुएटेड होता है, नॉट एग्जैक्टली डेड बट अ लिटिल बिट ऑफ लाइफ, राइट? तो हुआ कि जब आपकी बॉडी में डाल दें, योर बॉडी स्टार्ट्स मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, और इवेंचुअली आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है, राइट? द सेम थिंग हैपेंस हियर। अब लेट्स से कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड, ठीक है, इसका मतलब है अ लॉट ऑफ यू हैव एंटीबॉडीज। अब आपकी बॉडी इम्यून होना शुरू हो जाएगी विद टाइम।
तो उससे क्या होगा कि जो ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की वजह से बढ़ रहा था, है ना, कि आपसे कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, क्यों? सो दैट ये कॉन्टैक्ट मिनिमाइज हो। तो क्या होगा, अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, तो क्या होगा, बाकी लोग जो अफेक्ट हो सकते थे नाउ दे विल नॉट गेट अफेक्टेड। तो अल्टीमेटली क्या होगा, देयर बी टू सेट्स ऑफ पीपल, एक जिन्हें कोरोना हो गया था, अब उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज है तो वो तो अब अफेक्ट नहीं होंगे, राइट। प्लस जितने लोगों को हो सकता था ड्यू टू कॉन्टैक्ट वो भी कम हो गया, बिकॉज दिस सेट ऑफ पीपल आर बेटर नाउ एंड दे हैव एंटीबॉडीज, इन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हो हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात करें, ये एक ऐसा स्टेज है एपिडेमिक का जहां पे कुछ मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड रहते इन्फेक्शन से। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग उनके आसपास हैं उन्होंने अब इम्यूनिटी डेवलप कर ली। इम्यूनिटी क्यों? बिकॉज दे वर इन्फेक्टेड अर्लियर, या मान लीजिए कि इवेंचुअली एक वैक्सीनेशन आ जाए, तो वैक्सीनेशन में भी यही करेंगे, तो या तो वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर बिकॉज यू बिन इन्फेक्टेड। तो इवेंचुअली वैक्सीन आने की बात क्यों हो रही है? बिकॉज लेट्स से कि अभी पीपल आर डेवलपिंग इम्यूनिटी, राइट। इवेंचुअली जब ये वैक्सीन बन जाएगी, राइट, तो भी आपकी बॉडी में क्या होगा, इस तरह का इम्यूनिटी प्रोसेस जब शुरू हो जाएगा तब भी दूसरों को इम्पैक्ट होना बिल्कुल ही एब्सोल्युटली बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस पूरे ग्रुप को अफेक्ट होना बंद हो जाएगा एंड यू वुड हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी। याद रहेगा, सिंपल सा है। तो इवेंचुअली क्या होता है, जैसे जैसे हर्ड इम्यूनिटी जगह जगह बढ़ती जाती है, जो पूरा पैंडेमिक है वो रुकना शुरू हो जाता है। लेकिन कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन को ठीक होना ज़रूरी है, या कितनी परसेंट पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी हो जाए, ये क्लियरली नहीं पता है। देयर इज़ नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ इट एज ऑफ नाउ, ठीक है। अगर आप बात करो दिल्ली में जितनी भी एंटीबॉडीज टेस्ट की गई हैं उनमें बहुत ज़्यादा जितनी भी स्वैब्स टेस्ट किए गए हैं लोगों के, उसमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ कहीं ना कहीं जनरेट हो गई हैं। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है। इसमें बहुत सिंपल सी बात वो करते हैं कि सेरोलॉजिकल सर्वे क्या है। सेरोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? जब आप सीरम्स को टेस्ट करते हो, व्हेन आई टॉक अबाउट सीरम्स, आपकी बॉडी से, आपके गले से स्वॉब लिया जाता है जिसका कि टेस्ट होता है कि उसमें एंटीबॉडीज है या नहीं। अब ये टेस्ट एग्जैक्ट क्यों नहीं होता है? मान लो कि जिस पर्टिकुलर पार्ट का आपका स्वैब लिया गया, हो सकता है एंटीबॉडी उस पार्ट में प्रेजेंट ही नहीं थी, दूसरे पार्ट में प्रेजेंट थी, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, ये टेस्ट 100% नहीं होते। ऑल्सो एक और रीज़न क्या होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि आज कोरोना वायरस आ गया और कल ही मेरी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई। इट हैज़ इट्स ओन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हो सकता है जब आपका टेस्ट हुआ तब आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाना शुरू नहीं किया था, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, टेस्ट तो एंटीबॉडी हो रही है, तो आप जो है कोरोना नेगेटिव पाए जाते हो। सो इसीलिए क्या कहते हैं कि ये टेस्ट 100% जो है सही रिजल्ट हमेशा दे, ज़रूरी नहीं है। तो वही वो बात कर रहे हैं कि सबसे पहली बात जो हो रही है, ये जो स्वॉब टेस्ट है, ठीक है, इसका एजेंडा था कि आपने डिटेक्ट किया एंटीबॉडी आई है या नहीं है। आप इस पे बात नहीं कर रहे कि बाकी लोगों पे इसका क्या इफेक्ट है। तो बिल्कुल साइंटिफिक में बात कर रहे हैं कि एंटीबॉडी जो है, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आप ये टेस्ट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी आई है या नहीं आई है। आप इस पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे कि क्या बाकी लोग इम्यून है या नहीं है। तो वो कह रहे हैं द क्वेश्चन शुड बी वेदर पीपल हैव एंटीबॉडीज और नॉट। द क्वेश्चन कैन नॉट बी कि हर्ड इम्यूनिटी है या नहीं, दैट्स अ सेपरेट डिफरेंट क्वेश्चन। उसका टेस्ट अलग तरीके से होना चाहिए, ठीक है जी। दिस इज व्हाट साइंटिस्ट आर सेइंग, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मान लो कि एंटीबॉडीज है आपकी बॉडी में, इसका मतलब क्या ये इम्यून हो? बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी से मतलब हमेशा इम्यून नहीं होता। एंटीबॉडीज का मतलब है कि आपकी बॉडी ने उनके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी किस लेवल पर डिसाइड होगा आप इम्यून हो या नहीं हो? यहाँ पे वैक्सीन की बात आ जाती है, ठीक है, कि एक बार आपके पास वैक्सीन आ जाए तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं इम्यून हो जाती है। लेकिन इनिशियल प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज ये बिल्कुल नहीं बताता कि आप इम्यून हो या नहीं हो। अब हर्ड इम्यूनिटी में क्या है, आपकी इम्यून होने की बात है। वो कह रहे हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट बस इतना बता रहा है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है या नहीं है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी की बात एब्सोल्युटली नहीं हो रही। देखो बड़ी सिंपल सी बात करें, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, कह रहा अगर क्वेश्चन का आंसर ए है तो आप इन्फर नहीं कर सकते कि बी होगा ही होगा। वो कह रहे हैं अगर क्वेश्चन ये था एंटीबॉडी है नहीं, तो आंसर भी उतना ही करो कि एंटीबॉडी नहीं है या एंटीबॉडी है और उसका पर्पस क्या है। हर्ड इम्यूनिटी इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, उसके लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेस्ट होंगे एंड देन मे बी यू कैन कॉमेंट कि हर्ड इम्यूनिटी है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि दिल्ली में अभी तक ऐसी हर्ड इम्यूनिटी की बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग ट्रूप्स ऑन LAC, क्या क्या चैलेंजेस हैं ना, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। आप उसको एज इश्यूज कोट कर सकते हो
कि किस तरह के इश्यूज हैं जो कि ट्रूप्स को आते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि रिसेंटली और भी ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए हैं, राइट। सो वो कह रहे हैं सबसे पहले तो लद्दाख में ना टेम्परेचर -20 डिग्री है, इतनी ऊंचाई पे है कि ब्रीदिंग डिफिकल्ट है। तो जो आपका सोल्जर है, ठीक है, वो सिर्फ एनिमी से नहीं लड़ रहा, लेकिन वो वहाँ के वेदर से भी लड़ रहा है, प्लस अपनी हेल्थ भी उसके लिए एक पैराडाइम है। तो तीनों पैराडाइम से इश्यूज आते हैं इन पर्टिकुलर रीजन्स में मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ कि मान लीजिए आपको सप्लाईज देंगे तो किस तरह से दी जाती है। वो कह रहे हैं समर में तो लैंड रूट्स है ना, ट्रक से चला जाता है, लेकिन विंटर्स में क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड है यहाँ पे, तो दे आर एब्सोल्युटली कवर्ड इन स्नो, राइट। तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इनको चीज़ें पहुँचाना। अब मान लो ट्रक्स पहुँच भी गई तो व्हाट हैपन्स इज, जो ट्रक्स जा रही हैं यहाँ से उनके लिए शेल्टर बनाना ज़रूरी, ठीक है। और एक बार ये जो चीज़ें हैं ये बेसेस नॉर्मल बेस पे पहुंच गई, उनको सियाचिन तक पहुंचाने के लिए, इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए लोकल्स या म्यूल्स को यूज़ किया जाता है। तो वो भी एक तरह के चैलेंजेस हैं। तो इन चैलेंजेस को ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन ऑलवेज आस्क यू सच क्वेश्चंस कि क्या इश्यूज हैं जो फेस किए जाते हैं इन एल्टीट्यूड्स पे, यू ऑलवेज नीड टू कोट सर्टन एग्जाम्पल्स लाइक दिस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं और क्या चैलेंजेस हैं। वो कह रहे हैं श्रीनगर से ले तक ये सामान पहुंचाने में 15-20 दिन लग जाते हैं, कितना डिले है, राइट। प्लस आपने इस पूरे इशू को पढ़ा है, अगर आपने LAC में इंडिया चाइना को, तो आपने इस पर्टिकुलर रोड के बाद डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो वो कह रहे हैं कि इस रोड के आसपास के इंफ्रा को या फॉरवर्ड या बैक एरियाज को कवर करने में भी ऑब्वियसली अपने डिफरेंट चैलेंजेस हैं। नाउ दिस इज समथिंग यू ऑल नो अबाउट, वी नीड नॉट डिस्कस दिस अगेन, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों सही है। नाउ आई एम टेलिंग यू कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यू माइट डिसएग्री और यू माइट अग्री, ठीक है, बट इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं कि these particular points talk about कि why presidential form of government चाहिए, because वो कह रहे हैं present form of government is नॉट गुड, ठीक है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कह रहे हैं कि बहुत ही सही नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे अनक्वालिफाइड पीपल लेजिस्लेचर में इकट्ठे हो जाते हैं ना, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। नाउ वी सी कि अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट स्टडीड मच या उनको इश्यूज़ के बारे में बहुत डीपली पता नहीं था, स्टिल दे गेट सिलेक्टेड बिकॉज उनका एजेंडा क्या है, हमें एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाए, उनका एजेंडा टू सर्व नहीं होता है। क्यों? उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी हासिल करना है, उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स होता है दैन कि वो पॉलिसी या फिर परफॉर्मेंस पे अपनी काम करें। प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कह रहे हैं आजकल वोट इज़ फॉर द इंडिविजुअल्स, राइट, नॉट ऑन द पार्टीज। कई बार क्या होता है कि वी नो कि हमें इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वोट करना है, हम ये नहीं देखते कि नेशनल लेवल पे व्हेन दैट पार्टी कम्स व्हाट विल हैपन, राइट। इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अलायंसेस कितनी शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि लॉट ऑफ पीपल आर लीविंग देयर पार्टीज एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो हमेशा ही आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दैन दी पॉइंट वेयर यू सर्व द नेशन। नेक्स्ट, बेसिक एजेंडा क्या होता है कि आप कोalitions पे काम करो दैन दी गवर्निंग, ठीक है। टेक्निकली एक सरकार है तो उसको अपना काम बेटर करने पे ध्यान देना चाहिए, बट होता क्या है कि आप अपनी गठबंधन की सरकारें बनाने में लग जाते हो दैन योर एक्चुअल वर्क दैट इज गवर्नेंस। तो वगैरह इन 5 पॉइंट्स की वजह से कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज फेल्ड, ठीक है। अब whenever there is a question which talks about the critical analysis of parliamentary system, आप इन पॉइंट्स को कोट कर सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली कोट सम और द अदर स्पेसिफिक पर्सन जो कि आपको लगता है इन सबसे एसोसिएटेड है, ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, मान लो आप एक इंडिविजुअल हो बट आप एक अपनी पार्टी की पॉलिसी से किसी चीज़ से अग्री नहीं करते, राइट, तो विप कैन पॉइंट यू आउट। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं दी आइडिया ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अ पार्टी ऑल्सो स्टॉप्स एन इंडिविजुअल टू कम अप विद देयर ओन ओपिनियंस। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्रिटिसिज्म हो सकता है एंड यू विल नोट दीज पॉइंट्स डाउन। इनके साथ एग्जाम्पल्स कोट कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क्स। नेक्स्ट, आजकल स्पाईवेयर के साथ साथ स्टॉकवेयर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। रादर ये कहा जा रहा है कि देयर इज इंक्रीज इन द यूज ऑफ स्पाईवेयर एंड स्टॉकवेयर, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है स्पेसिफिकली लॉकडाउन पीरियड में, बिकॉज नाउ एवरीबडी हैज टर्न्ड ऑनलाइन, ठीक है। आप आप एड्स देखते हो टीवी पे, ऐड आ रहा है एयरटेल पे कि आप एयरटेल से घर बैठ के रिचार्ज कर लीजिए, या कभी आपके पास आता है कि there's this ad which comes with says कि
जो काम वाली दीदी हैं उनको एक्स्ट्रा पैसे उनके लिए निकाल लेते हैं, समबडी सेज नहीं नहीं वाई टू गो टू एन ATM, आप UPI से पे कर दो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ऑनलाइन आ चुके हैं आप सारे लोग बिकॉज ऑफ दिस कोविड क्राइसिस, जिस वजह से क्या हो रहा है, लोगों के फोन्स आर मोर एक्सेसिबल टूवर्ड्स दीज ऑनलाइन अटैक्स दैन दे वर बिफोर। पहले जो बिल आप वहाँ ऑफिस में जाके भर रहे थे बिजली वाले के, वो अब आप घर से भर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर मोर प्रोन टू अटैक्स नाउ, ठीक है। लेकिन इसमें स्पाईवेयर और स्टॉकवेयर दो डिफरेंट चीज़ें। स्टॉकवेयर क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम स्पाईवेयर। हाउ इज इट डिफरेंट? बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी स्पाईवेयर होता है ना, उनको एंटीवायरसेस डिटेक्ट कर लेते हैं कि वो स्पाई कर रहे हैं, आपका डेटा लेना चाहते हैं। और उसमें क्या होता है, रिमोट एक्सेस है। एक बार आपने अपने सिस्टम पे डाल दिया तो क्या होगा, वायरस की तरह वो आपका इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन स्टॉकवेयर के केस में क्या होता है कि जब तक आपका फिजिकल एक्सेस नहीं है टू योर फोन, तब तक कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता है, ठीक है। ध्यान देना, बड़ी सिंपल सा डिफरेंस है कि मैंने कोई एक वेबसाइट पे क्लिक किया गलत जगह और वहाँ से वो पर्टिकुलर एक नया सा सॉफ्टवेयर आप मान लीजिए मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो गया, सो दैट विल बी अ स्पाईवेयर बिकॉज वो रिमोटली मेरे फ़ोन पे इंस्टॉल हो गया। लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिनके पास मेरे फ़ोन का फिजिकल एक्सेस है, राइट, उसी को हम क्या कहते हो, स्टॉकवेयर कहते हो। तो द बेसिक डिफरेंस है, स्टॉकवेयर के लिए एक फिजिकल एक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पाईवेयर को रिमोट एक्सेस से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। बहुत सिंपल है कि चलो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस हिसाब से हो रहा है। तो इन दोनों टर्म्स का आपको इतना बेसिक डिफरेंस एटलीस्ट पता होना चाहिए। बहुत टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट करना कि आपको कितना पढ़ना है, बट एटलीस्ट द रिमोट एक्सेस वाला पॉइंट यू हैव टू नो। ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि आपके NPAs बढ़ रहे हैं, राइट। इसके रीजंस क्या है, एक दो चीज़ों की इस आर्टिकल में बात थी। सबसे पहली बात वो कर रहे हैं कि RBI कितना सरकार का डेट मोनेटाइज कर सकती है, इसकी भी एक लिमिट है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको पिछले एक दो दिन पहले जो मैंने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, मैंने उनमें बताया था कि एक वे फॉरवर्ड उन्होंने क्या बताया था NPA से बचने का, कि RBI जो है वो मोनेटाइज कर दे सरकार को जो भी डेट्स हैं। RBI कैसे मोनेटाइज करेगी कि सरकार कुछ बॉन्ड्स निकाल दे, RBI उन बॉन्ड्स को खरीद लेगी। तो जब RBI खरीदेगी, पैसा देगी किसको, सरकार को, तो वो सरकार यूज कर ले डेट्स को कवर करने के लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कहा जा रहा है कि किस हद तक RBI मोनेटाइज कर सकती है, उसकी भी अपनी लिमिट्स हैं। इसीलिए डेफिनेटली NPAs वुड इंक्रीज। ऑल्सो ये आर्टिकल ये भी कहता है कि जब इंडिया ओपन अप करेगी फॉर इन्वेस्टमेंट्स बाहर से, तब वील नो कि एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिकॉज देन द बुक्स विल कम आउट एंड देन यू विल रियलाइज कि वाई दीज पीपल आर आस्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, कितना नुकसान है जो इन फर्म्स को हुआ है, ठीक है। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को कोट करते हैं, यू कैन कोट दीज रिपोर्ट्स व्हेन यू राइट एन आंसर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है RBI की ना। RBI स्पेसिफिकली कोटेड कि आपके NPAs जो हैं ये 8.5 से 14.7 तक राइज करेंगे, विच इज़ अ 2 डेकेड हाई। पिछले 2 डेकेड्स में इतने ज़्यादा NPAs कभी नहीं हुए। सो यू कैन डेफिनेटली कोट दिस रिपोर्ट इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन NPAs। आप इनको इंट्रोडक्शन में भी कोट कर सकते हो। ऑल्सो इस रिपोर्ट के साथ एक सिस्टमिक रिस्क सर्वे भी होता है, जिसमें बात करते हैं कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि रिस्क में रहेंगे। तो वो कह रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट को रिस्क है, ऑब्वियसली मार्केट्स उगते डूबते रहते हैं, राइट। अगेन आपके जो भी ग्लोबल एसोसिएशंस हैं उनमें भी अकॉर्डिंगली रिस्क रहेंगे, जिससे आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस की सिस्टमैटिक रिस्क सर्वे भी आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के साथ, एंड यू कैन ऑलवेज कोट दिस इन योर इंट्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। PDFs ऑलमोस्ट रेडी हैं आपके, आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक आपको इस मंथ के एवरी वीक के मिल जाने चाहिए, सो यू कैन वेट फॉर द थिंग्स टू कम एज वेल। नाउ मार्स के मिशंस बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे ना। वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न दैट नोबडी इज डिस्कसिंग इज जितने ये मिशंस बढ़ेंगे उतनी ही इंटरप्लैनेटरी कंटैमिनेशंस भी होती हैं। कई बार आपने स्पेस से एसोसिएटेड मूवीज़ देखी हो ना, तो कई बार दिखाते हैं कि कोई स्पेस ऑब्जेक्ट लोगों के स्पेस क्राफ्ट में आ जाता है और फिर वो स्पेस क्राफ्ट को ना स्पेस में ही क्रैश कर देते हैं, सो दैट वो जो जीव है नया तरीके का जिसका अर्थ पे बहुत ज़्यादा
रिकग्नाइज नहीं किया जाता, वो इंडिया तक पहुंचे ना, है ना. सो द कंसर्न्स दैट दीज मूवीज हैड इज एक्चुअली अ वेरी लेजिट कंसर्न एंड लेट मी टेल यू द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन देम. तो वो कह रहे हैं कि मान लीजिए आप मार्स में चले जाएं तो बिल्कुल एथिकल ऑब्लिगेशन है ह्यूमैनिटी पे कि ये जो मार्स का बायोस्फीयर है वो अफेक्ट ना हो. अब दो तरह की कंटामिनेशन होती हैं. पहला कंटामिनेशन क्या है? फॉरवर्ड कंटामिनेशन. फॉरवर्ड कंटामिनेशन क्या होता है कि आप अर्थ से मार्स की तरफ गए तो अर्थ बेस्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप मार्स पे ले गए, तो क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मार्स में बेस हो पाएंगे या नहीं, इसके बारे में वी डोंट नो. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कंटामिनेशन दैट कैन बी देयर. सेकेंड सॉर्ट ऑफ कंटामिनेशन है जो आपकी मूवीज में दिखाते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो है मार्स पे, व्हाट इफ दे कम टू अर्थ बायोस्फीयर, देन व्हाट विल हैपन. तो ये दोनों ही कंटामिनेशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज इसके लिए लॉज भी हैं. जो आपके यूनाइटेड नेशंस आउटर स्पेस ट्रीटी है, ठीक है, दैट सेज कि नेशंस नीड टू वरी अबाउट कंटामिनेशन रिस्क. तो ये जो पॉइंट है ये एड्रेस हो चुका है वहां पे, इसके लिए कि ताकि कंट्रीज कंटामिनेट ना करें, राइट. एक कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च भी है जिनकी अपनी प्लैनेटरी प्रोटेक्शन पॉलिसी भी है, जिस पॉलिसी में ये दोनों कंटामिनेशंस को डिस्कस करते हैं. रादर नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अपने अपने प्लैनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि स्पेसक्राफ्ट के स्पेस में जाने से पहले स्पेसक्राफ्ट को स्टेरिलाइज किया जाए. ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें आप इस पे तो काम कर सकते हो कि जो अर्थ से बाहर सामान जा रहा है उस पे या स्पेसक्राफ्ट जा रहा है उसको स्टेरिलाइज कर जाए. लेकिन जो बैक कंटामिनेशन है, ठीक है, वापस आते समय यदि कुछ कंटामिनेशन है तो डेफिनेटली उसको काउंटर करना मुश्किल है. द ओनली थिंग दैट दे कैन डू इज दैट दे कैन ब्रेक द चेन ऑफ कॉन्टैक्ट कि कहीं ना कहीं ये जो लाइव्स हैं ये अर्थ तक ना पहुंचे. दिस इज वेयर योर मूवीज कम वेरी हैंडी कि क्या किया जाए. ठीक है, बट देन अगेन दैट्स अ सेपरेट इशू. बट इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है. व्हेनेवर यू टॉक अबाउट स्पेस प्रोग्राम्स, दिस इज व्हाट यू डेफिनेटली हैव टू कोड डाउन. दीज थिंग्स हैव एक्स्ट्रा पॉइंट्स बिकॉज ये जो कंटामिनेशन है, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि बहुत बार इसकी बात हुई है, कमिटीज है, तो दिस इज व्हाट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स. दिस इज वेयर दीज आर्टिकल्स कम इनटू पिक्चर. ठीक है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर न्यूज़ में था, कल मैंने डिस्कस किया है बिग न्यूज़ में. इफ़ यू हैवंट सीन, गो बैक एंड सी, काफ़ी डिटेल एनालिसिस है. ऑल्सो आज सर ने जो ये राजस्थान गवर्नमेंट का क्राइसिस है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पीकर, द होल थिंग, एंटी डिफेक्शन राइट इज बीन डिस्कस्ड. अगर आपने नहीं देखा है, गो बैक एंड वॉच इट. दो न्यूज़ आपकी और कवर हो जाएंगी वहाँ पे. ठीक है जी. और जैसा कि मैंने बताया, दो हमारे कल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है दैट आई कुडंट डिस्कस टुडे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड गवर्नर्स डिस्क्रिशन, वी विल बी डूइंग दैट टुमारो. ठीक है जी. तो एक प्री का आपका हमारा मेंस का कोर्स है. व्हाट ऑल इज देयर, आपका प्री का मेंस पूरा का पूरा वीडियोस हैं, डिस्कशंस हैं, व्हिच यू कैन वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम्स. प्लस प्री की टेस्ट सीरीज है, प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज है. मेंस में मोर देन 100 क्वेश्चंस वी इवैल्यूएट पर स्टूडेंट, प्लस ऐसे भी है इसमें. ठीक है, व्हेन यू टेक अ पीसीएम कोर्स, ऐसे भी इसमें इंक्लूड होता है. प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स जो आपका प्री का है वो भी इंक्लूडेड है इसमें. एंड दिस आर वेरी कोर्स एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अफोर्ड इट. ठीक है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दीज कोर्सेज, स्पेसिफिकली द एसे कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अपना एक इनका डिफरेंट पेपर है. सो इवन इफ यू हैवंट टेकन दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली टेक. हम इस पूरे पेपर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं नहीं देते, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका सेपरेट पेपर है. ठीक है जी. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड टुडे दोस्तों. ओके दोस्तों, बाय बाय.